हेलो एवरीवन, मैं अमित जादव आपके साथ फिर एक बार एक नया चैप्टर लेके। बच्चों, आप लोगों ने मैकेनिक्स में जो कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जो कुछ भी कंसेप्ट सॉल्व किए हैं, देखे हैं, तो उसमें हमने क्या किया है, एक ही बॉडी को या फिर सिंगल पार्टिकल को, एक ही पार्टिकल को कंसिडर किया है। ठीक है, लेकिन जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल होते हैं तो किस टाइप की डायनामिक्स होती है, ये हमने इस चैप्टर में देखना है। तो हमारे अगले चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन के लिए सबसे पहले तो हमें क्या देखनी है, रिजिड बॉडी का मीनिंग देखना है। रिजिड बॉडी, क्योंकि इस चैप्टर में जो कुछ भी बॉडीज हम कंसिडर करेंगे वो बॉडीज क्या होंगी, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, रिजिड बॉडी का मतलब है साइज एंड शेप। साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम। चाहे कितना भी फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करो, ऑब्जेक्ट की साइज या फिर शेप है सेम रहेगी। या फिर हम अलग तरह से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन सेम। ये जो रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, इसमें ये पार्टिकल्स है। सो ये जो रिलेटिव पोजीशन है या फिर रिलेटिव डिस्टेंस है, ये रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होगा चाहे कितना भी फोर्स यहाँ पर अप्लाई करो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी कोई बॉडी होती नहीं है, हम सिर्फ अज्यूम करते हैं। ठीक है, स्टील जैसे बॉडीज को हम रिजिड बॉडी मानते हैं। आगे बढ़ते, हमें पहले क्या करना है, रोटेशन मोशन या फिर इसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी कहते हैं या फिर रोटेशनल डायनामिक्स। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सिंगल पार्टिकल सिस्टम क्या होती है। सिंगल पार्टिकल सिस्टम। सो सिंगल पार्टिकल मतलब एक पॉइंट मास, जिसे कोई लेंथ नहीं होती, नो लेंथ और डेप्थ। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल पार्टिकल। अब आप ये सोचेंगे कि मैकेनिक्स में तो हमने कुछ ऐसे कंसेप्ट देखे हैं, कुछ ऐसे सवाल सॉल्व किए, वहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास वहाँ पर था 2 kg, 5 kg, 10 kg। तो यहाँ पर हम इसे पॉइंट मास या फिर नो लेंथ डेप्थ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल पार्टिकल को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट मास। लेकिन जो आपने सवाल सॉल्व किए वहाँ पर तो न्यूटन्स लॉज में देखा है हमने, 2 kg का मास था, 10 kg का था, 100 kg का था। सो ये जो सिंगल पार्टिकल है, ये कंपैरेटिव टर्म है। मतलब क्या है, एक एग्जांपल ले लो, ट्रेन गोज फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। तो इस केस में हम ये नहीं देखते कि ट्रेन के कंपार्टमेंट कितने हैं, 10 कंपार्टमेंट है या 20 कंपार्टमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं ट्रेन का, क्रॉसिंग ऑफ ब्रिज। ट्रेन क्या करती है, एक ब्रिज को क्रॉस करती है, उसमें 10 कंपार्टमेंट है। उसी ब्रिज को एक दूसरी ट्रेन जिसमें 20 कंपार्टमेंट है, उसी स्पीड से जब क्रॉस करती है तो ऑब्वियसली जो 20 कंपार्टमेंट वाली ट्रेन है उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेन की लेंथ है, उस ट्रेन की लेंथ ने टाइम चेंज किया, मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल अफेक्ट्स द मोशन। सो अगर पार्टिकल की साइज है वो मोशन पर अफेक्ट करती है, तब हम उसे सिंगल पार्टिकल नहीं कहते। पहले एग्जांपल जो था, ट्रेन गोज फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, जो डिस्टेंस था पुणे और दिल्ली का, वो इतना ज़्यादा था कि 20 कंपार्टमेंट की थी या फिर 10 कंपार्टमेंट की थी, वो मैटर नहीं करता। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल पार्टिकल। और ये जो सिंगल पार्टिकल है, इफ दैट सिंगल पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, then this type of the motion we called linear motion. linear motion किसे कहते हैं, सिंगल पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी कॉल इट एज linear motion. ठीक है, अब अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये बहुत सारे ऐसे पार्टिकल है, या फिर एक बॉडी कंसिडर कर लो। ठीक है, ये बॉडी, इसमें कुछ पार्टिकल है। सो ये पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है, सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम क्या करते हैं, रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, ऑल पार्टिकल्स मूव विथ द सेम वेलोसिटी। सो दिस टाइप ऑफ द मोशन वी कॉल ट्रांसलेशनल मोशन। ये जो मोशन है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, सिंगल पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव होता है तो हम उसे कहेंगे लीनियर मोशन, लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। अब हमें रोटेशनल मोशन का मीनिंग देखना है, लेकिन उससे पहले हमें सर्कुलर मोशन देखना है।
बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में आखिर डिफरेंस क्या होता है। सो सिंपल सा डिफरेंस है, जब सर्कुलर मोशन होती है तो हम सिंगल पार्टिकल कंसिडर करेंगे, और जब रोटेशनल मोशन होती है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर करेंगे। मतलब सिंगल पार्टिकल के लिए जैसे लीनियर मोशन होती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ट्रांसलेशनल मोशन होती है। कब? अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव होती है। तो उसी तरह से इफ सिंगल पार्टिकल मूव्स in circular path, then this type of the motion is called as circular motion. Okay, single particle moves in a circular path, this type of the motion is called as circular motion. लेकिन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होती है? सर्कुलर मोशन में, मतलब ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि देख लो ये मोबाइल, ठीक है, उसे मान लो कि रिजिड बॉडी है, मैंने दोनों हाथ से यहाँ पर पकड़ा है, मान लो कि ये पार्टिकल, यहाँ से देख लो ये पार्टिकल, जब मैं ऐसे उसे रोटेट करता हूँ तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है और इसका सर्कल कंप्लीट कर रहा है। यहाँ का एक पार्टिकल ये भी क्या कर रहा है? एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। ये नीचे वाला ये पार्टिकल कंसिडर करो, ये ठीक है, ऊपर वाला पार्टिकल ये जो है ये इस तरह से सर्कल कंप्लीट कर रहा है। ओके, ये नीचे जो पार्टिकल है ये भी सर्कल कंप्लीट कर रहा है, उससे नीचे जो पार्टिकल है ये भी सर्कल कंप्लीट कर रहा है। सारे के सारे पार्टिकल क्या है? सर्कल्स कंप्लीट कर रहे हैं। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन दिस टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। ओके, सो रोटेशनल मोशन का मीनिंग क्या है? इफ ऑल द पार्टिकल्स मूव्स in a straight line, all the particles moves in a straight line such that their centers are in a one straight line, then this type of the motion is called as rotational motion. That one straight line is very important, this is called as axis of rotation. ठीक है, फिर से देख लो, ये पार्टिकल, मतलब इसको मैं रोटेट करता हूं तो ये पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है, सारे पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारे सर्कल्स है, वो सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही लाइन पर है। वो लाइन कौन सी है? मैंने ऐसा पकड़ा है, यहाँ पर इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जहाँ पर मैंने पकड़ा है यहाँ पर, तो ये जो लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइन, सो इसी लाइन पर ये सारे पार्टिकल्स के सेंटर है। जैसे कि देख लो, यहाँ पर एक पार्टिकल है, इस तरह से सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल है इस तरह से सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ये पार्टिकल इस तरह से सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और सारे पार्टिकल का जो सेंटर है, वो सारे पार्टिकल का सेंटर एक ही लाइन पर आता है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर आता है, तो उसे कहते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये जो बॉडी रोटेट हो रही है अलोंग दैट एक्सिस, ठीक है। सो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम चेंज करते हैं, ठीक है, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है तो पार्टिकल्स का सर्कुलर पाथ का ट्रैक भी चेंज होगा। ये जो पार्टिकल था यहाँ पर इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा था, अब वो क्या होगा? वो इस तरह से मूव होगा, ठीक है। यहाँ का पार्टिकल इस तरह से मूव होगा, यहाँ का पार्टिकल इस तरह से मूव होगा। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए हम सिंगल पार्टिकल सिस्टम कंसिडर करते हैं, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव होता है तो वो होती है सर्कुलर मोशन। लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ से मूव हो रही है तब हम उसे कहेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो रोटेशनल मोशन में जो बॉडी होती है वो रिजिड बॉडी होती है, इसका मतलब दो पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होता है? सेम। उसके बाद जो सारे पार्टिकल्स है सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सभी पार्टिकल्स है वो सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ all the particles, angular velocity of all the particles is same in rotational motion, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मैकेनिक्स में हमने देखा है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसको मास m है, इसे हमें उसकी, जैसे मान लो ये रेस्ट पोजीशन पे है, सो इसकी रेस्ट पोजीशन को अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि उस बॉडी में उसकी खुद की एक टेंडेंसी है, वो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम कहते हैं इनर्शिया। कैसी कैपेसिटी है ये? इनर्शिया, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट। ठीक है, मतलब ये इनर्शिया क्या करता है, बॉडी जो स्टेट में है उसी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में ही रखने की कोशिश करेगा, अगर बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन में ही रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो ये किस लिए है? ये लीनियर मोशन में या फिर ट्रांसलेशनल मोशन में। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन में क्या ऐसा कोई इनर्शिया है? सो यस, in rotational motion as well there is a inertia that is called as moment of inertia, okay, which is denoted by letter I. So it is capacity of the body to maintain its rotational state, ठीक है। लीनियर मोशन के लिए इनर्शिया, रोटेशनल मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला है mr²। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स या फिर बॉडीज है तो हम लिखेंगे यहाँ पर m1 r1², m2 r2² एंड सो ऑन। सिंपली I इज इक्वल टू mi समेशन mi ri²। ठीक है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी कैन सी हियर, इट डिपेंड्स ऑन मास, मींस एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस आर है, ये कौन सा डिस्टेंस है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज पर, शेप पर डिपेंड है। मीन्स इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स ऑन हाउ द मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे हम स्केलर नहीं कहते, वेक्टर नहीं कहते, ये इसे हम टेंसर कहते हैं। टेंसर क्यों कहते हैं, मतलब स्केलर या फिर वेक्टर क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जो एडिशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सब्सट्रैक्शन है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है तभी हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज कैन बी एड। ओके, सो इसलिए हम स्केलर नहीं कहते इसे, या फिर वेक्टर भी नहीं कहते। कुछ बुक में स्केलर लिखा होता है लेकिन एक्चुअली ये टेंसर में आता है। ठीक है, एक एनिमेशन देखते हैं हम। ये देख लो, डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ये है लीनियर मोशन, ये भी है लीनियर मोशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये पूरी की पूरी जो डिस्क है, वो डिस्क क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। ठीक है, मतलब ये देख लो यहाँ पर, ये है एक्सिस, उस एक्सिस के अराउंड क्या हो रही है, ये डिस्क रोटेट हो रही है। डिस्क रोटेट हो रही है मतलब ये डिस्क के जो सारे पार्टिकल्स है जिससे वो बनी है, वो सारे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव हो रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल इस सर्कल में यहाँ पर लाइक दिस। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड मोशन आपको यहाँ पर समझ में आया है। सर्कुलर मोशन के लिए हम सिंगल पार्टिकल कंसिडर करते हैं, ठीक है, और रोटेशन मोशन के लिए हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि देख लो एक क्वेश्चन यहाँ पर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर एक मास है 1 kg का, विच इज ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा यहाँ पर, I इज इक्वल टू mr²। सो मास इज 1 इंटू डिस्टेंस इज 1², सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg/m²। ठीक है, इसी को हम एक्सटेंड करते, और एक मास है 2 किलोग्राम का, विच इज एट 3 मीटर फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल टू इसका 1 इंटू 1²,
प्लस इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मास 2 इंटू डिस्टेंस 3 स्क्वेयर, सो 1 इंटू 3 स्क्वेयर, 9 2s are 18, 3 स्क्वेयर 9, yes 2s are 18 plus 1, 19 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देख लो, 4 बॉडीज है यहाँ पर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। 4 bodies of masses 5 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg are respectively placed at position. Coordinates are given. Calculate the moment of inertia of the system of the bodies about x axis, y axis, z axis in SI unit. ये देख लो, ये x axis है, मतलब इसके अराउंड जो पार्टिकल्स है इस तरह से रोटेट हो रहे हैं। ये हो गया y axis, मतलब इस तरह से पार्टिकल्स रोटेट हो रहे। z axis को थोड़ा सा विजुअल करना पड़ेगा, वो बाहर है, बाहर की तरफ इस तरह से, मतलब ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल जो दिए हुए मासेस दिए इस तरह से रोटेट हो रहे। तो पहले हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू, देख लो यहाँ पर 4 मासेस है, पहला मास कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, सो ओरिजिन पर है, इसका मतलब एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। सो उसके लिए क्या होगा 5 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस ये सेकंड वाला मास 2 kg, वो एक्स एक्सिस पर है। सो अगर ये एक्सिस है और उसी एक्स एक्सिस पर कोई मास है, सो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 होगा, सो 2 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस यहाँ पर ये 3 kg मास, सो वाई एक्सिस पर है, सो एक्स से वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 3 दिया है, सो 3 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस ये जो है यहाँ पर 4 kg वाला, उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब y कोऑर्डिनेट्स 2, सो 4 इंटू 2 स्क्वेयर, 4 इंटू 2 स्क्वेयर, ओके। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस 3 स्क्वेयर 9 3s are 27 प्लस here 2 स्क्वेयर 4 4s are 16, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज 43 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग y एक्सिस, सो ये है हमारा y एक्सिस, ठीक है। सो y एक्सिस के लिए ये ओरिजिन पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, और ये y एक्सिस पर ही पॉइंट है, सो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। सो ये दोनों के लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो हमें सिर्फ इन दोनों के लिए निकालना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, सो 2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब उसका एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट 2, so 4 into 2 square, so that is equal to 2 square 4 2s are 8 plus 16, okay. So moment of inertia along y axis is equal to 24 kilogram meter square, okay. Now next moment of inertia along z axis, z axis को थोड़ा सा विजुअल करो, ये है, ये हमारा z axis, ये 5 kg ओरिजिन पर है, मतलब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। ये y एक्सिस, ठीक है, z एक्सिस से यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, सो यहाँ पर 3 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस ये 2 इंटू 2 स्क्वेयर होगा, 2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान से देख लो, यहाँ पर उसका z कोऑर्डिनेट 0 है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि x एंड z एक्स वाई 0, सो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। हम पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पर यूज करते हैं ये, तो ये हो गया हमारा 2, ये भी हो गया 2, ठीक है, जैसे कि देख लो, हाँ ये 4 kg मास -2 0, सो ये 2 है, ये 2 है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2√2, ओके। 2 स्क्वेयर 4 प्लस 4 8, और 8 का स्क्वायर रूट लेंगे हम तो 2√2, सो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या आ जाएगा 4 इंटू 2√2 स्क्वेयर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग z एक्सिस 3 स्क्वेयर 9 3s are 27 प्लस 2 स्क्वेयर 4 2s are 8 प्लस 4 2 स्क्वेयर 4 4 4s are 8 एंड √2 स्क्वेयर 2 8 2s are 4 2s are 2 स्क्वेयर 4 4 4s are 16 एंड √2 स्क्वेयर 2, so 32. So moment of inertia along z axis 14 and this 67 kilogram meter square.
Okay, so this is the moment of inertia along x, y and z axis. Next question. Two masses m1 m2 are given, their separation is given r, and we have to find the moment of inertia about the system about the axis passing through its center of mass and perpendicular to the line joining. So m1 mass is here, m2 mass is here, separation between them is r. Okay, separation between them is r, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके सेंटर ऑफ मास से, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा जो है वो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और वो कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम नहीं है तो बीच में तो नहीं होगा, तो मान लेते हैं कि m1 ग्रेटर है, तो ऐसे मान के चलो कि वो यहाँ पर है मतलब m1 से r1 डिस्टेंस पर और m2 से r2 डिस्टेंस पर। ठीक है, ये ऐसे ही क्यों निकाले, क्योंकि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है m1 और m2 का उसके लिए परपेंडिकुलर है, और ये हमने कंसिडर किया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू समेशन mi स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू टू मास सिस्टम है, सो m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू r1 एंड r2। ठीक है, ये r1 क्या है, जो m1 मास है उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, ये r2 क्या है, ये जो मास m2 है उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, और सेंटर ऑफ मास में हमने देखा है ओके जो r1 का कोऑर्डिनेट है, मतलब r1 डिस्टेंस है, ओके r1 डिस्टेंस है, मतलब क्या है वो m1 मास है, m1 मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं मास ऑफ सेकंड, हमें क्या चाहिए m1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, तो हम क्या करेंगे मास m2 लिखेंगे दोनों में से सेपरेशन जो है r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। r2 क्या होता है, r2 के लिए मास लिखेंगे फर्स्ट का इनटू सेपरेशन तो वही है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो पुट दिस वैल्यूज है m1 इंटू r1 क्या है m2 r, m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 क्या है m1 r, m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई दिस, take what can we take common, okay we can take common m1 m2 r square divided by m1 m2 and its square। okay, so अगर ये कॉमन लेते तो यहाँ पर क्या रहेगा, m1 तो कॉमन लिया, r स्क्वायर कॉमन लिया, m2 और यहाँ पर क्या रहेगा m1, so ये स्क्वायर और ये ब्रैकेट गेट कैंसल, so मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 into r square, so that is the moment of inertia for this system। okay, next question find the moment of inertia of the axis passing through the circumference, each of particle have mass m। ठीक है, ये एक सर्कल है और हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है सर्कमफेरेंस से, और प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू समेशन mi r स्क्वेयर। ठीक है, अगर हम इस मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन इस तरह से कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 0 आ जाएगा, तो हमें सिर्फ ये 3 पार्टिकल के लिए निकालना है। ठीक है, 1 2 3 4 पार्टिकल्स, ए डिस्टेंस आर, ए डिस्टेंस आर, ए बी आर और ए बी आर, मास ऑफ ऑल द पार्टिकल इज सेम। ठीक है, तो इसके लिए तो 0 आ जाएगा, प्लस इसके लिए क्या होगा, हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो हम क्या करेंगे r and r, so r square plus r square to r square, so it is root 2r। okay, this is also root 2r। okay, so ये मास और ये मास दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा r प्लस r 2r। ओके, सो इन दो मास के लिए 2 इंटू 2m इंटू जो डिस्टेंस है 2 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके लिए सेम है, तो एक ही कैलकुलेशन में लेते हैं। सो 2 इंटू रूट 2r स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या होगा m
और डिस्टेंस हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r²। सो I इज इक्वल टू 2m√2² 2 into r², so that is plus here 2² 4 mr², so 2 2s are 4 mr² and that 4 mr², so moment of inertia will be 8 mr². Okay. So that is the moment of inertia for this system. ठीक है. So this is the basic of the rotational motion and moment of inertia. बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है इस चैप्टर में, आगे आगे देखेंगे. थैंक यू.